अगर ये तीनों ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ में क्यों नहीं है? देखिए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये थोड़ा-सा विचार राजनीति जो है विचारधाराओं के साथ चलती है। ये एकला चलो वाले संगठन हैं। यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है, यहाँ पे लोग एक साथ नहीं चल सकते। हम लोग एक साथ चलने का काम कर रहे हैं। मैं ये जो प्रधान बनने लायक के नहीं थे, आज मंत्री बन के घूम रहे हैं, उनके नाम से। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और एक बार फिर से स्वागत है आपका आईटीजी टॉक्स पर। आईटीजी टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम हर क्षेत्र की, हर मुद्दे की और हर बात की बात करते हैं। बात की बात इसलिए कि कुछ बातें, कुछ मुद्दे उठते तो हैं, लेकिन उन पर बात हर कोई नहीं करता है। तो आईटीजी पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हर तरह की, हर मुद्दे की बात होती है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, वो गेस्ट बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए कि वो कुछ ऐसी पार्टी से आते हैं जिन पार्टी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी क्षेत्र पार्टी जो हाल फिलहाल में ज्यादा चर्चाओं में आना शुरू हुई है। हाल फिलहाल में इसलिए कहूंगी कि कुछ क्षेत्रीय मुद्दों के द्वारा ही क्षेत्रीय पार्टियों को जाना जाता है। वो क्षेत्रीय मुद्दे जो अक्सर हर कोई नहीं उठाता, लेकिन कुछ एक पार्टियां ऐसी होती हैं जो उन मुद्दों को उठाती है और फिर उठाती इस तरह से है कि अपना अलग नाम बना लेती हैं। इस पार्टी के बारे में भी जानेंगे, उन मुद्दों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राजेंद्र पंत जी का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नमस्कार, कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। सर, क्षेत्रीय मुद्दे की बात आई है, क्षेत्रीय पार्टी की बात आई है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो पार्टी है इतना ज्यादा चर्चाओं में क्यों नहीं आ पाती और क्या पार्टी है, किस तरह से इसको जाना जाए? देखिए हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल है, ये पहले मैं ये कहूँगा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उस समय उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश को लगा करके हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में मात्र 23 विधानसभाएं हुआ करती थी। हम्म, तो उस समय लोकदल की सारे ही विधायक 23 के 23 विधायक यहाँ से लोकदल के जीत के जाया करते थे। उत्तराखंड का निर्माण हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी बनी कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में नहीं रह पाई और उसके बाद जो हमारा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला रहा, जहाँ पे किसान बाहुल्य लोग हैं, हम्म, वहाँ पे हमारी पार्टी का वर्चस्व बना रहा। हाँ, हमें विधायक वहाँ से नहीं मिल पाए, कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिल पाया जो विधानसभा के अंदर पहुँचे। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में अहम योगदान रखती है। आप देखते होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा नाम है और वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश की योगी जी के साथ में गठबंधन में हैं। एनडीए गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारत सरकार में भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में मंत्री हैं। कौशल विकास के स्वतंत्र प्रभार है और शिक्षा में राज्य मंत्री हैं। अभी हम उत्तराखंड प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। तो मैं पहले भी क्षेत्रीय विचारधाराओं से रहा हूँ, तो हमारी पार्टी क्षेत्रीयता को आगे बढ़ाती है और हम अपने क्षेत्रीय ताकतों के साथ में उत्तराखंड प्रदेश में पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारे 5 जिलों के जिलाध्यक्ष हमारे घोषित हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जितने बड़े महानगर हैं, 5, 6, 7 महानगरों के अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। अभी हमारी पार्टी की सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। तो सक्रिय सदस्यता के कार्यक्रम में हम अपने सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसमें हम ऐसे सदस्यों को जोड़ रहे हैं कि जो एक्चुअल में पार्टी का सदस्य है, जिसे कार्यकर्ता कहा जाता है, जिसे काडर कहा जाता है, हम उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमने लक्ष्य लिया हुआ है कि मैक्सिमम कम से कम 10,000 से 15,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को हम बनाएंगे उत्तराखंड प्रदेश में। और आने वाले 2027 के जो चुनाव हैं, उसमें राष्ट्रीय लोकदल की अहम भागीदारी होगी, क्योंकि हम जिस हिसाब से अभी से मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास जो लोग जुड़े हैं, मतलब मैं पर्टिकुलर एक आधा लोग अभी नहीं बताऊंगा नाम, और आने वाले समय में आपके सामने वो बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी। जो पूर्व में इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो क्षेत्रीय संगठनों से इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो लोग भी आज हमारे साथ में हैं और वो कहीं न कहीं हमारे साथ में एक मंच में आने के लिए तैयार हैं। तो 2027 के जो चुनाव होंगे, तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसे संगठन का हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे संगठन के विधायक का विधानसभा के अंदर पहुँचना ज़रूरी है, जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात करे, जो क्षेत्रीयता की बात करे। इसी के साथ में हम हम्म। आगे काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सवाल रखना चाहूंगी। राष्ट्रीय लोक दल कह रहा है कि हम क्षेत्र की बात करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कह रहा है हम क्षेत्र की बात करते हैं। एक थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करें, वो कहता है कि हम क्षेत्र की बात करते हैं। अगर ये तीनों ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ में क्यों नहीं है? देखिए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये थोड़ा-सा राजनीति जो है विचारधाराओं के साथ चलती है। देखिए, हम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के साथ लगातार खड़े रहे और मैं वो व्यक्ति रहा हूँ। हमने
वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर के पिछले मुख्यमंत्रियों को भी ये पत्र दिया कि जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं, इनको राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए। आप कभी भी मेरे बारे में कभी पूछेंगे या आपको पता लगेगा, मैं जब भी दिल्ली की तरफ जाता हूँ तो मैं रामपुर तिराहे पे रुक करके वहाँ पे प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ। क्षेत्रीयता दिखाने से नहीं होगी, क्षेत्रीयता हमारे दिल में होनी चाहिए, अपने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ में होनी चाहिए। हम रोज कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के भले के लिए काम करते हैं। अब आजकल तो ज़माना क्या है, जो आपने प्रश्न किया ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए लगता है, मैं भी यूकेडी में काम करके आया हूँ। क्षेत्रीय और संगठनों में भी हमने काम किया है। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, काम चाहे कम हो, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाया जाता है। हम दूसरे तरीके से चलते हैं, हम कहते हैं हमारा सोशल मीडिया में अभी आए ना आए, हमारे हमारे पास काडर है। हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हमारे पास लोग दिखते हैं। अगर ये क्षेत्रीय जो आपने जिनका भी नाम लिया, अगर ये क्षेत्रीय मुद्दों में काम कर रहे हैं तो ये कभी अपना रोड शो या कहीं आंदोलन में या धरने प्रदर्शन में जाएँ तो इनके पास 100-50 आदमी से ज़्यादा क्यों नहीं होता है? और आरएलडी तो मैं 11 अगस्त मैंने 29 जून 2024 को राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया था। 11 अगस्त को मेरे को दायित्व मिला था। 15 सितंबर को हमने पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा की थी और आज राष्ट्रीय लोकदल में हम छोटा-बड़ा कोई भी काम कर रहे हैं तो 200, 300, 400, 500 आदमी हम कभी भी बुला सकते हैं। जो हमारा मतलब जिसे हम कार्यकर्ता कहते हैं, जो हमारा सदस्य है, जो हमारे एक बुलावे पे हमारे साथ खड़ा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संगठनों में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? ये एकला चलो वाले संगठन हैं। यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है, यहाँ पे ये लोग एक साथ नहीं चल सकते, हम लोग एक साथ चलने का काम कर रहे हैं। संगठन में हम अगर एक आवाज़ हमारी होती है, पूरा संगठन हमारे साथ खड़ा हो जाता है। एक आवाज़ सत्यता के साथ हमारे किसी अन्य पदाधिकारी होगी, तो उसके साथ पूरा संगठन खड़ा होता है, बोलता है हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये काम हमें करना चाहिए। हम इस काम को कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो दल है, जो हमारा संगठन है, ये पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं से बना हुआ है। फिर इसको सँजोया है, उनके बेटे जो कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने सँजोया है और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, मैं कहूँगा कि मतलब उत्तराखंड के लिए वो हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के लिए मैं कुछ करूँ या हमारे संगठन के लोग कुछ करें तो मैं उत्तराखंड में जाकर के वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। उनकी बहुत अच्छे विचार उत्तराखंड के लिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है, वो ये भी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुरकाजी से जो हमारे विधायक हैं, अनिल कुमार जी, वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। जब पुरकाजी तक हमारे विधायक हैं, तो क्यों नहीं हमारे इधर उत्तराखंड में विधायक आ सकते हैं और विधायक आएँगे। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, हम एनडीए गठबंधन में हैं, किसानों की सारी समस्याएँ दूर हैं, गन्ने के मूल्य की समस्याएँ दूर हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसान सारा पूरा किसान सुखी हो चुका है और सारा किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। आपको पता ही है, ये तो पूरे देश को पता है, जग जाहिर है, इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। तो क्यों नहीं हम उत्तराखंड में कर सकते हैं? उत्तराखंड प्रदेश मेरे को लगता है कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सेना के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा रोज़गार नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश में हम मजबूत होंगे तो हम अपने किसानों के लिए काम करेंगे। आज पहाड़ों में पलायन हो गया है, पहाड़ बर्बाद हो चुके हैं और अगर हम किसानी करें, बागवानी चलाएँ तो पहाड़ फिर से बनेंगे। पहले भी तो पहाड़ों में खेती होती थी, पहले पहाड़ का आदमी कौन-सा राशन खरीदता था? अपने बिल्कुल। खेत से बनाया हुआ राशन खाता था। फल-फ्रूट पहाड़ में होते थे। नाशपातियों का इतना बड़ा कारोबार था, आज कहाँ है पहाड़ में? पहाड़ पे तो पलायन हो गया है और शोषोबाजी है, बाकी जो अभी तक की योजनाएँ चल रही हैं, वो कागज़ों तक हैं, धरातल में कुछ दिखता नहीं है। तो हम यही सब मुद्दे लेकर के हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ लोग जुड़ने के तैयार हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में बहुत तेजी से आ रहा है, पूछना बनता भी है। बिल्कुल। सर देखिए, जब उत्तराखंड बना तो मैं बहुत छोटी थी। हम बचपन से उत्तराखंड को बनते हुए देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं, कई बदलाव भी देख रहे हैं। इन बदलावों के बीच कुछ साल की अगर हम बात करें, बीते कुछ वर्षों से, जब से कोविड आया, कोविड गया, उसके बाद की अगर हम राजनीति को देखें, तो राजनीति में उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, तो काफ़ी बड़े-छोटे बदलाव आए हैं। बदलाव इस तरह के कि अब यहाँ पर जो कांग्रेस है, वो भी कई सारी सीटें नहीं ला पा रही है। कई सीटें जो है उनके हाथ से जा चुकी हैं। एक सशक्त विपक्ष के रूप में भी वो नहीं आगे आ पा रही है। तो ऐसे में, ऐसी जगह पर अपने नाम की नींव रख पाना, कैसे, क्या लगता है कि कहाँ तक संभव है? देखो, मैं ये कहता हूँ ना, अब ये हम किसी पे आरोप लगाएँ तो मुझे बड़ा अनुचित लगता है क्योंकि जब हमने अभी तक कुछ नहीं कर पाया या हम प्लेटफ़ॉर्म को दिखा नहीं पाए हैं, हुँ, तो एकदम किसी पे मैं आरोप लगाना उचित नहीं समझूँगा। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो कांग्रेस का ज़िक्र किया है। कांग्रेस देश से लेकर के राज्य तक की मुख्य विपक्षी पार्टी है। हुँ,
लेकिन आप पिछली सरकार से देकर के अभी तक की सरकार को देख लीजिए, कांग्रेस के एक भी लीडर भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर आरोप नहीं, नाम लेकर के आरोप नहीं लगा सकते। वो ये तो बोलते हैं, जैसे राजनीति में बोला जाता है ना, भाजपा सरकार ऐसा कर रही है। अरे वो क्यों नहीं बोलते किसी भी नेता को, फलाने नेता पे आय से ज्यादा संपत्ति है, फलाने नेता इतने पैसे कहाँ कमा के आ गया। लेकिन उनको टेंशन है, अगर वो नेता का नाम लेते हैं तो उनकी फाइल पहले वहाँ खुली हुई है, उनके घर तक चिट्ठी पहुंची रहती है कि आप जा रहे हो ईडी का घेराव करने, लेकिन तमीज से बात करना, इससे ज्यादा बोलोगे तो फिर आपकी भी फाइल खुली है। तो मुख्य विपक्ष कहाँ रह गया? विधानसभा सत्र में इतना बड़ा बवाल होने के बाद मतलब कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करना चाहिए था। प्रदेश भर में नहीं, मैं देश भर की बात कर रहा हूँ, देश भर में आंदोलन करना चाहिए था। इनके राष्ट्रीय नेताओं को भी आना चाहिए था, तब जाकर के कहीं उत्तराखंड की जनता इनको समझती कि हाँ हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वो बोल ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है कोई कांग्रेस का नेता बोल दे। बाकी विपक्ष और कोई है नहीं वहाँ पे। विधानसभा के अंदर भी अगर विपक्ष मजबूती से बोले तो काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकते। उत्तराखंड प्रदेश में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार चरम पर है, मतलब अफसरशाही तो इतनी हावी हो चुकी है कि मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनाने के लिए भी जाए तो वहां भी अगर अफसरशाही को लाइजनिंग में आप मैनेज नहीं करोगे तो आपका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। ये हालत है उत्तराखंड प्रदेश की। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप यहाँ के देखिए, हाई तौबा मची हुई है। आप अस्पतालों में कभी जा करके देखें या सरकार देखे। अभी एक बात से बड़ी हैरानी होती है, हमारी पूरी सरकार ने बोला कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था की 300 प्लस कुछ जांच ऐसी हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, और हमारे पास तो रोज पीड़ित आते हैं। अब वो मुझे यही पता नहीं लग रहा है कि 300 कौन सी जांच फ्री हैं। अल्ट्रासाउंड फ्री नहीं है, एक्सरा फ्री नहीं है, एमआरआई फ्री नहीं है, ब्लड टेस्ट फ्री नहीं है, शुगर और बीपी वगैरह होगा, बीपी वगैरह फ्री होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जब ये जो मुख्य जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे जो मुख्य चीजें हैं, एमआरआई, ये फ्री नहीं है तो फिर क्या मुफ्त है? वो मतलब क्या, कौन सा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है? यही हालत आप देख रहे होंगे कि शिक्षा में भी यही हालत है। और आदमी की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? मूलभूत सुविधाएं यही होती हैं। उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा यहाँ से बनती है, बिजली के रेट यहाँ हर हमेशा बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों में बड़ा अफसोस होता है। ये मुख्य विपक्ष को ये काम करने चाहिए थे, और हम आपको आपके ये सम्मानित चैनल के माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। अभी हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, 18 जून तक हमारा सक्रिय सदस्यता कार्यक्रम होना है। उसके बाद हम अपने मांगों को लेकर के सरकार के पास जाएंगे। आप तब देखिएगा कि उत्तराखंड प्रदेश में हकीकत में कुछ बदलाव की तरफ चला है। और क्षेत्रीय जो भी मुद्दे हैं, हम कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो अपने नेताजी का आशीर्वाद समझता हूं कि हम उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। उन्होंने हमें स्पष्ट आदेश दिया हुआ है, हमने समर्थन दिया है। हम भी एनडीए के घटक दल हैं, हमने समर्थन दिया है लेकिन समर्पण नहीं किया है। हम समर्पण किसी के आगे नहीं करेंगे। हम स्वाभिमान से रहे हैं, स्वाभिमान से रहेंगे, और स्वाभिमान से आगे संगठन चलाते रहेंगे। सर, आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में बदलाव की आवश्यकता है, और जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो मूल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आती है, या फिर आप भी उत्तराखंड आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हाँ, हैं, हाँ, हाँ। देख रहे हैं यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को, यहाँ के सारे भ्रष्टाचारों को, हर चीज़ की व्यवस्थाओं को आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर मुद्दे उठते हैं, अभी अगर मैं बात करूं कि राजनीति में आने से पूर्व या फिर नेता बनने से पूर्व, या एक पद पाने से पूर्व, ये वादे तो जरूर होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बदलाव ला देंगे। लेकिन जब एक पद मिल जाता है या एक नाम मिल जाता है, या फिर नाम के आगे कुछ ऐसा बड़ा वो लग जाता है कि हाँ इसने ये किया है, वो किया है, तो उसके बाद वो मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो इस बात को अपने साथ लेके चलूंगा। जी। हमने मैं छात्र संघ का बच्चा भी रहा हूँ यहाँ पे, जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बड़े एक्टिव तरीके से रहा हूँ। उसके बाद हमने क्षेत्रीय संगठनों में ही लगातार काम किया। जो मुद्दे आज आपके सामने कह रहा हूँ, इन मुद्दों को पहले से लेके आए। पार्टी बदली, संगठन बदले हैं, लेकिन आज भी आवाज़ वही है। अगर मैं राष्ट्रीय लोकदल में चले गया था तो मुझे तो राष्ट्र की बात करनी चाहिए थी, मुझे जैसे और पार्टियां कर रही हैं वैसे करनी चाहिए थी। मैं तो उत्तराखंड की बात ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको फिर भी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी विश्वास दिलाता हूँ, ये हमारा वादा है जो आज आपके सामने कह रहे हैं। कोई हमारे ऊपर कोई पार्टी का ऐसा दबाव नहीं है। हमारी पार्टी कहती है कि सबसे पहले आपके क्षेत्र के मुद्दे, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी विधायक हैं,
हमारे विधायकों की विधायक निधि को उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा काम करने वाले हमारे विधायक हैं। समय से पहले विधायक निधि खत्म कर देते हैं। हमारे जो अभी चंदन चौहान जी सांसद बने हैं, इससे पहले वो विधायक थे। उनकी ये 2024 के सांसद के चुनाव लड़ने से पहले उनकी विधायक निधि में मात्र 2667 रुपए के लगभग पैसा बचा हुआ था। सारा पैसा लगा चुके थे। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और हमारे किसी भी नेता पे देश के अंदर कोई भी हमारा ऐसा लीडर नहीं होगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे या कोई ऐसे उटपटांग आरोप लगे हों। साफ सुथरी छवि से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें समय लग सकता है, हमें थोड़ा सा समय इसलिए लग सकता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। और बाकी तो आप अगर उटपटांग काम करके अगर संगठन चलाना हो तो हम कल करें और परसों पैसा लें और अपने बैनर पोस्टिंग ऑर्डर आप जो लगता है आजकल जो होता है राजनीति में वो करें, हम परसों पूरे देश में दिख जाएंगे। लेकिन हम वो नहीं करना चाह रहे हैं। हम एक्चुअल धरातल में जो हमारा बूथ लेवल में जो काम कहते हैं वो काम कर रहे हैं इस समय। बस संगठन विस्तार के अलावा इस समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जून तक हमारा संगठन विस्तार रहेगा। जून के बाद हम क्षेत्रीय मुद्दों के साथ में चाहे सरकार के सामने बैठना पड़े, चाहे कार्यालयों में बैठना पड़े, चाहे फिर सड़क में बैठना पड़े, मतलब सरकार से लेकर सड़क तक हम आंदोलन शुरू कर देंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि आप अभी जैसे एनडीए पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अगर उत्तराखंड में बनता है आपका दल, आपके विधायक बनते हैं या आप, तो क्या आप तब भी एनडीए से ही जुड़े हुए रहोगे? देखिए, अगर हमें एनडीए के साथ में टिकट मिलेगी जी। तो फिर तो आप वो तो देखो उसमें तो कुछ मना ही नहीं कर सकते हम। हम्म, और अगर एनडीए के साथ हमें टिकट नहीं मिलेगी, हमारी पार्टी इंडिविजुअल लड़ेगी, तो फिर तो हम अपने स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। हमें लगेगा कि जाना चाहिए, सरकार के साथ जाके हमारे काम होंगे, हमारे लोगों के काम होंगे, क्षेत्र का विकास होगा, तो हम सरकार के साथ जाएंगे, नहीं तो हम अपने इंडिविजुअल खड़े रहेंगे अपनी पार्टी के साथ में। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एनडीए में ज़बरदस्ती जाएं। मतलब लगातार ये भी है कि अगर नहीं मिलता है कुछ ऐसा सपोर्ट या उनके ही सानिध्य में आगे कुछ करना है, खुद भी पूरी तैयारी है पूरी कि तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ में हम आपको फिर और बता देते हैं कि हमारा हम्म, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, केंद्र में गठबंधन है, हमारा उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं हो रखा है। हम्म, हम यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आज भी काम कर रहे हैं। हम क्षेत्रीय, तभी तो मैंने आपको कहा ना, हम क्षेत्रीय मुद्दों के साथ में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की आवाज हम बने हुए हैं। हम्म, हाँ, हम काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि सरकार के साथ में हमारे अध्यक्ष जी हैं, नेताजी हैं, तो हमें सरकार के पास पहुंचने में देरी नहीं लगती है। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, कोई बड़ा काम है और माननीय मुख्यमंत्री जी से पहुंचना है, तो हम मुख्यमंत्री जी के पास में हमारी चिट्ठी जल्दी पहुंच जाती है, जो आम जनता के पास नहीं पहुंच पाती है। आम जनता के हाथ से देरी से पहुंचती है, हमारे साथ जल्दी हो जाता है काम। बस ये कह सकते हैं हम। सर, एक और सवाल मेरा है, जब मुख्यमंत्री जी की बात आई है और ये बात आई है कि हाँ सरकार से भी जुड़े हुए लोग हैं, सर एक सवाल बहुत मेरे ऐसे दिमाग में चल रहा है, तो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। सवाल ये है कि कई बार लोग संघर्ष करते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, उसके बाद पार्टी का दामन थाम लेते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? अब हम तो ऑलरेडी पार्टी है ही ना, हमारा तो संगठन है, हम लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे लड़ेंगे, हमारा हैंडपंप सिंबल है। हम्म, और उत्तराखंड में दल बदल कानून लागू है, तो हम इधर उधर तो जा नहीं सकते। निर्दलीय होते तो हम कहते चलो कहीं इधर उधर चले जाएंगे। हम तो ऑलरेडी पार्टी से लड़ेंगे। पर यहाँ पे तो पार्टियों के लोग भी कभी इधर कभी नहीं तो उधर। दल बदल कानून है ना, सदस्यता हम्म, रद्द हो जाएगी। उत्तराखंड में तो कर ही नहीं सकते आप। हम्म, यहाँ तो दल बदल कानून लागू हो रखा है, जो विधायक इधर उधर जाएगा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और उम्मीद भी कर रहे हैं जिस हिसाब से हमारा संगठन बन रहा है कि हम 2027 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और चाहे हमारा एक विधायक आए, चाहे हमारे 2 विधायक आए, चाहे 5 विधायक आए, लेकिन मजबूती से विधायक विधानसभा में जाएंगे। और जिस दिन आपको वादा करता हूँ, जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल के विधायक विधानसभा के अंदर बात करेंगे, गरजेंगे, उस दिन आपको इस बात का गर्व होगा कि मैंने, अगर राजेंद्र पंत ने आपके साथ में इंटरव्यू दिया है, तो आज उत्तराखंड प्रदेश की आवाज़ विधानसभा में पहुंचने लगी है, जो आज दबी हुई है, जो कोई भी नहीं बोलता है। बिल्कुल सर, हम तो खुद चाहते हैं कि क्षेत्र मुद्दों की बात हो, क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों की बात हो और पहुंचे, क्योंकि मुद्दे दबे रह जाएं या फिर कुछ समय तक उनके उनके लिए धरना प्रदर्शन किया जाए, कैंडल मार्च निकाला जाए, कुछ बिल्कुल। किया जाए, ये एक हद तक ही हो पाते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए, उस जगह पे पहुंच पाए, उस जगह पे वो मुद्दे उठे जहां से आवाज वाकई में वहां तक पहुंच पाती है। देखिए, मैं आपको एक बात और ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में उत्तराखंड में ऐसा हो गया है, उत्तराखंड जो है हमारा टूरिस्ट एरिया है। हम्म,
हमारे मन में जो दर्द है हम वो बात आपको बताना चाह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहते हैं। वीकेंड में यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। हम्म, आप सैटरडे या फ्राइडे शाम को या सैटरडे को आप हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता नाप लो। मतलब देखो ना, हवा हवा में हो क्या रहा है और ग्राउंड में क्या है। आप ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश आने में आपको घंटों समय लग जाता है। इतना जाम है वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। एक हमारी उत्तराखंड प्रदेश में पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी है। आप वीकेंड में घंटा घर से मसूरी तक जाने में ही आप आदमी थक जाता है, वो आधे रास्ते से वापस आ जाता है। अब व्यवस्थाएं देखिएगा। अब ये इन सब बातों जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इन बातों को कोई बोलता नहीं है। रात को आप 9 बजे के बाद में शहर के अंदर कहीं भी गाड़ी लेके चले जाओ, आज की तारीख में इतने अवैध खनन के ट्रक घूम रहे हैं। मतलब आपको बच के चलना पड़ेगा कि मैं कैसे बच के घर चले जाऊं। अगर टू व्हीलर से हो तो बिल्कुल आप मतलब ये समझ लिए घर पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी। इन सब चीजों के लिए कोई बोलने वाला ही नहीं। कहाँ कानून है, कहाँ अधिकारी हैं। नगर निगम में मैं इतनी शिकायत कह चुका हूँ। मतलब ये जो अवैध रेहड़ियां और अवैध ये जो आजकल जानवर घूम रहे हैं, मैं दिन के समय में निकलता हूँ, कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चों की स्कूल से बच्चे बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पे कम से कम 8-8 10-10 जानवर वहाँ पे घूमते हैं और उनके कान में वो भी लगे हुए हैं, चिप जो लगे रहते हैं इनके। इसका मतलब उनके ऑनर भी हैं कोई। नगर निगम को क्या करना चाहिए था, इनके चालानी कार्रवाई करनी चाहिए या उन जानवरों को उठा करके गौशाला में डाल दें। कभी कहीं किसी दिन इतनी बड़ी अनहोनी होगी, उसके बाद ये काम करेंगे। ऐसा क्यों है? जब हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, हम एक जनता के सेवक के तौर पे इनको अवगत करा रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टम ने काम करना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जहाँ से सारी मतलब सारी जितनी भी हमारी गंगा यमुना जितनी भी मतलब बड़ी नदियां हैं वो उत्तराखंड से निकलने वाली हैं। उत्तराखंड में पानी नहीं है। उत्तराखंड में बिजली पैदा हो रही है, सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तराखंड में। ये सब कौन बताएगा? रोजगार के लिए हमारा आदमी बाहर जा रहा है, रोजगार के इतने साधन उत्तराखंड में हैं कि उत्तराखंड प्रदेश से बाहर से आने वाले, दूसरे प्रदेशों से आने वाले व्यक्ति उत्तराखंड में रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के व्यक्ति के लिए रोजगार का कोई अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखा जा रहा है। उसे कौन बताएगा? मैं हूं, अगर मेरे को मेरी सरकार ये कहेगी कि राजेंद्र पंत के लिए ऐसे रोजगार की आवश्यकता है, ये रोजगार इनको मिलना चाहिए, मेरे को कुछ व्यवस्था बनाई जाती तो मैं भी तो रोजगार करता, ऐसे दूसरा व्यक्ति भी करता। कोई रोजगार के साधन ही नहीं है। तो दुख होता है इन सब चीज़ों को देख करके। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनावी मैदान में जाएंगे। जनता समझदार है और आप ये देखिएगा कि आने वाले समय में हमारे लोगों के साथ में हम विधानसभा भी पहुंचेंगे और जो आज हम आपसे वादा कर रहे हैं इन वादों को भी पूरा करेंगे। कई ऐसे केसेस हुए हैं। हमारे एक ऋषिकेश में एक बाल भाई थे हमारे, भंडारी जी, वो भर्ती से वापस आ रहे थे। मुझे पता है इस बात का अच्छे से, तब कह रहा हूँ। वो एक लक्ष्मण झूला चौकी में गए और लक्ष्मण झूला चौकी से एक बालक उत्तराखंड का गायब हो जाता है। उत्तराखंड की जनता आराम से अपने घर में है, उत्तराखंड के नेता आराम से अपने घर में है। मुझे लेकिन जब जब उस बालक की याद आती है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे मन ही मन में मैं बड़ा बेचैन होता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। मतलब आज वो माँ बेचारी जब घर से बाहर निकलती होगी या जब कभी त्योहार आते होंगे, उस बच्चे की, अपने बालक की याद आती होगी, तो क्या उसे नहीं लगता होगा कहाँ गया मेरा बेटा, कैसे हुआ? ये तो पता किसी को भी दुख होता है जिसके घर में संतान होगी, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। एक छोटा सा प्रदेश है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। अंकिता भंडारी के लिए लोग सभी कहते हैं, जनता भी कहती है, नेता भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? क्या हमें आपको नहीं पता कि किसके सही पे हो रहा है? अगर सरकार चाहे, अब हमने तो बोला, तो सरकार ने क्या बोला कि वो अभी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। अरे न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो वहां पैरवी कौन कर रहा है न्यायिक प्रक्रिया की? भाई दिल्ली में दामिनी रेप केस हुआ, 5 को फांसी की सजा दी गई थी, चीजें रुकी ना। लेकिन यहाँ क्यों नहीं रुक रही? कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई बात को बोलने वाला ही नहीं है। विपक्ष बताए तो सही। मैं तो कहता हूँ कि सरकार काम कर रही है, लेकिन बोलने वाला ही नहीं कोई व्यक्ति। कोई इन सब चीजों को, इन सब बातों को एक प्लेटफॉर्म में ला करके जनता तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता उत्तराखंड प्रदेश बाहर के लिए बिजली दे रहा है, उत्तराखंड को मुफ्त में बिजली मिल जाए? क्यों नहीं हो सकता था? उत्तराखंड शिक्षा का हब कहा जाता है,
उत्तराखंड में सबसे महंगी शिक्षा है, एक आम आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, कैसे होगा? कैसे मतलब हम कैसे एक्सेप्ट करें कि इस प्रदेश में बड़ा अच्छा काम हो रहा है? इन सब चीज़ों का बड़ा अफसोस रहता है और शुरू से ये सब चीज़ें मैं सोचते आया हूँ, तभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल उम्मीद है अपने अध्यक्ष जी पे, जैसे उनके विचार हैं और जो वो अपने विचारों से हमें बताते हैं। मैं तो पहली बार जब उनसे मिला था तो मैं प्रभावित हुआ था उनके बड़े विचारों से। डाउन टू अर्थ आदमी हैं। वो आज भी आप देखते होंगे, अभी तो थोड़ा-सा उनकी मजबूरी हो जाती है कि थोड़ा सुरक्षा बलों के साथ चलते हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, नहीं तो उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती और आज भी मंच में जब खड़े होते हैं तो अकेले जाते हैं। वहाँ नीचे ही सुरक्षा रोक दी जाती है कि अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। तो हम ऐसा ही चाहते हैं। हमारे तो यहाँ पे छोटा-सा प्रदेश है, 10-10 गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं। क्या मतलब है? कौन आपका दुश्मन है? धर्म के नाम पे आपको बाँटा जा रहा है। क्यों बँट रहे हो भाई धर्म के नाम से? काम करना है तो करके दिखा दो ना, हम तो ये कहते हैं। मतलब सभी कहते हैं ना, हम उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी आज तक के मुख्यमंत्री रहे, वो पहाड़ के ही तो बने, बिल्कुल। है ना? सभी पहाड़ की बात करते हैं, सभी पलायन की बात करते हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? आज भी पहाड़ के मुख्यमंत्री हैं। धरातल पे क्या हो रहा है? धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। तो हम्म, फिर इसका मतलब तो हमें मूर्ख बनाया जा रहा है ना। मतलब हम्म, जनता को ऐसे बरगलाया जा रहा है कि मैं मतलब पहाड़ की बात करूँ, मैदान में बाँट दूँ, पहाड़ में बाँट दूँ, उसके बाद मंडलों में बाँट दें और क्या कहते हैं अपनी राजनीति रोटी सेकें और अपना घर चले जाएँ, करोड़ों रुपए कमा करके। यही तो हो रहा है। नहीं तो आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, एक नित्यानंद स्वामी जी को छोड़ करके इन्होंने क्या किया पहाड़ के लिए? एक भी मुख्यमंत्री बता दे कि हमने पहाड़ के लिए ये किया जी। क्या हिमाचल पहाड़ में नहीं बसा है? क्या असम पहाड़ में नहीं बसा है? पर्वतीय हमारे इतने प्रदेश बचे हुए हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। यहाँ रोजगार, यहाँ पे साधन ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका उत्तराखंड सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, हल्द्वानी तक सीमित रख दिया गया है। उससे ऊपर के पर्वतीय क्षेत्रों में आप ये समझिए कि कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ ये हंस फाउंडेशन वालों का। जी। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस लगा रखी है और पहाड़ के लोगों को, गाँव के लोगों को ये भी पता नहीं कि एम्बुलेंस लगाई किसने है। हम्म, वो तो मैंने जब पर्चियां देखी मैंने कहा ये तो हंस फाउंडेशन की हैं, ये कहाँ सरकार की कह रहे हो? मैं बड़ा खुश हुआ पहले, मैंने कहा अगर सरकार ने ऐसी एम्बुलेंस लगा दी तो अच्छी बात है कि घर घर तक एम्बुलेंस जा रही है। जब पर्चियां देखी तो हंस फाउंडेशन की पर्चियां हैं, तब मुझे पता चला। मैंने फिर बताया, मैंने कहा ये हंस फाउंडेशन की पर्चियां हैं, सरकार की नहीं है ये गाड़ी। लेकिन ठीक है, पहाड़ के भोले वाले सीधे साधे लोग हैं, जो भी सोचा अच्छी बात है उनकी। लेकिन क्या ये नहीं कर सकते थे ऐसी व्यवस्थाएं? आप एक भी जिले का अस्पताल उठा के दिखा दीजिए मुझे। सारे मंत्री पहाड़ के हैं, सारे विधायक पहाड़ी, मतलब मैक्सिमम बिहार पहाड़ी मूल से आते हैं, मैक्सिमम विधायक, मुख्यमंत्री पहाड़ से आते हैं। एक भी पहाड़ का ऐसा अस्पताल उठा के दिखा दीजिए जिसमें इनके पास एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, हम्म। इनके चलाने वाले लोग हों और इनके पास डॉक्टर हों, कहीं पे बता दीजिए। कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखी है और उसी सर, नगरी में हम भी जी रहे हैं। कभी-कभी पर अब अगर पहले के मुताबिक अब अगर देखा जाए, पहले की जनता थी उत्तराखंड की जो भोली-भाली थी। लेकिन अब धीरे-धीरे करके उत्तराखंड की जनता जाग रही है। बिल्कुल। समझ रही है कि हमारा अच्छा या बुरा किस चीज़ में है। कौन जो है बहकाने का काम कर रहा है, कौन असल में काम कर रहा है। और शायद इसी का ये रिज़ल्ट भी है कि आज जो विधानसभा में इतनी बड़ी बात हुई थी जो, उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री को पद से हटाना पड़ा। तो मुझे लगता है ये वही जागी हुई जनता है, जिनकी वजह से इतना बड़ा कदम उठ पाया। सर, काफ़ी सारी चर्चा हमने की है और आपके भविष्य के लिए जो प्लान है 2027 में उत्तराखंड को लेकर जो प्लान है, वो काफ़ी सही भी हैं और सही मायने में अगर हम जनता की बात करें, तो जनता को ज़रूर ये समझ में आया होगा कि अगर हम किसी को ऑप्शन देख रहे हैं, किसी थर्ड फ्रंट की तरफ, तीसरे दल की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो तीसरा दल कौन-सा होना चाहिए। सर, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी और ये मेरे दर्शकों का सवाल भी ज़रूर होगा। सवाल ये कि 2027 में अगर आपका दल आता है, एक कुछ विधायकों के साथ या जितने भी मत लेकर आप आगे आते हैं, तो क्या कुछ अलग आप करने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली है, उत्तराखंड प्रदेश के हित के लिए हुँ, जो भी सही होगा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं वो प्रतिनिधित्व के नाते आपको वादा करके जाता हूँ, जो उत्तराखंड प्रदेश के हित की बात होगी, हित के लिए होगा, वो सब काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड प्रदेश में
हमारे जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो हम सबसे पहले उत्तराखंड प्रदेश को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में बिजली पैदा होती है। उत्तराखंड प्रदेश का जो एशिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, टिहरी डैम को हम उत्तराखंड में लेके आएंगे, क्योंकि टिहरी डैम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन हो चुका था, जिसमें ये बोला गया था कि ये उत्तराखंड में है भाई, इसको उत्तराखंड दे दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों सरकारों ने बोला अरे हमें तो कोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, हम बैठ के अपने आप समझौता कर लेंगे। क्या मतलब होता है समझौता अपने आप करने का, जब या तो आप कोर्ट जाते ही नहीं, कोर्ट क्यों गए? इसका मतलब इनकी विचार नहीं थी, इनकी भावना ही नहीं थी कि हम इसको ऐसा करें। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड 6 महीने के विदिन सरकार में रहें या विधायक बने, 6 महीने के अंदर टिहरी डैम को उत्तराखंड में लाएंगे। उत्तराखंड में ला करके उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे हमारे लोगों का पलायन रुकेगा। उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक बड़ा संदेश आएगा। और उत्तराखंड प्रदेश में जो शिक्षा, अब शिक्षा में माफिया आ चुके हैं। अब शिक्षा वो हकीकत में पढ़ाई नहीं रहेगी है, अब माफिया शिक्षा करा रहे हैं। तो जो ये शिक्षा के अंदर माफिया घुस गए हैं, इनको भगा करके एक अच्छी समानांतर शिक्षा, हमारे समय में मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं जूनियर हाई स्कूल से, मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रखी है। क्या हमारे समय पे पढ़ाई नहीं होती थी? अच्छी पढ़ाई होती थी। हम तो अपने गुरुजी लोगों से इतना डरते थे कि मतलब हमारी हालत खराब रहती थी। और आज क्यों नहीं हो रही वो पढ़ाई? क्यों बिगाड़ा गया ये सिस्टम? किसने बिगाड़ा? कहाँ से आ गए ये लोग? तो कहीं ना कहीं तो इसमें मिली भगत सबकी है। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा किसने दे दिया? और सरकार एक सरकारी स्कूल में जितना खर्चा करती है, उतने खर्चे में इतने आलिशान पढ़ाई हो सकती है, जहाँ पे कि अब आपने ऑप्शन इतने दे दिए। आज तो क्या हो गया, आज जो समय है, ये समय ऐसा हो गया कि हर एक आदमी कहता है मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े। आपने शिक्षा खत्म कर दी। जब प्राइमरी स्कूल की शिक्षा खत्म होगी, वहां पे शिक्षक नहीं रहेंगे, शिक्षकों को ड्रेस कोड तक उनका ढंग का नहीं है, तो बच्चा पढ़ाएगा कैसे वो शिक्षक? आपने ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर दी जो वो सुबह ही उठ करके वो मतलब नशे में धुत होकर के स्कूल पहुंच रहे हैं, तो वहां पे कौन अच्छा अब पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजेगा? उस व्यवस्था को सुधारेंगे। समानांतर शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा जिसे कहते हैं, मतलब अगर जो सरकारी सुविधा लेने वाला अधिकारी होगा, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में कराएगा, वो हम उसका पूरा वीजा लेके, वजन लेके जाएंगे। हमारे पास विजन है इसका, हम इस काम को करके दिखाएंगे आपको। क्यों नहीं कर सकता वो व्यक्ति? अगर एक आईएएस अधिकारी के बच्चे या एक पीसीएस अधिकारी के, आईपीएस के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उस स्कूल की शिक्षा कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल। अगर एक विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल हार जाएगा वहां से। आज भी ऐसा नहीं है कि गुरुजी पढ़ाने वाले लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं स्कूलों में, लेकिन पढ़ाएं किसको? बच्चे ही नहीं रह गए। खुद मेरे गांव में मेरे हिसाब से 8-10 बच्चे हैं, तो तब स्कूल बचा हुआ है, स्कूल बंद होने वाले। और 10 बच्चों में 10 लाख से ऊपर का खर्चा है सरकार का महीने का। ये दुर्भाग्य हो रखा है। जो लोग गांव में बचे भी थे, तो उनको क्या होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर शहरों में आकर के रहना पड़ रहा है। उनको वैसे पलायन करना पड़ रहा है, पढ़ाई नहीं है वहाँ पे। एटलीस्ट अपने कोई भी माँ बाप हैं, कोई भी पेरेंट्स हैं, वो ये तो चाहेंगे ना मेरा बच्चा शिक्षित रहे। सही बात है। तो शिक्षा देने के लिए भी घर से भागना पड़ रहा है। ये हालत है उत्तराखंड प्रदेश की। हम इन सब विजन को लेकर के जाएंगे, और मुझे विश्वास भी है कि उत्तराखंड की जो जनता है, जो देवतुल्य जनता है, वो विश्वास करती हैं। आज तक भी इन्होंने विश्वास किया है। अच्छी बात है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश चल रहा है। हम वहाँ भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये देश अच्छा चले, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन राज्य के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि जो राज्य की मांगे हैं वो उन तक पहुँचाई जाए, ये राज्य अच्छा चले। ये राज्य जब अच्छा चलेगा तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि राज्य अच्छा चल जाए तो हमें राजनीति करने की आवश्यकता क्या है? हम भी अपना घर बैठेंगे, अपने रोजगार करेंगे। जब राज्य अच्छा नहीं चल रहा तभी हमें मैदान में आना पड़ा। हम दुख से आए हैं राजनीति में, हम सुख से नहीं आए हैं। हम ये लोग जो आए हैं वो तो ये इसलिए आए हैं कि मैं विधायक बन जाऊंगा और इतने 1000 करोड़ की संपत्ति को मैं कहीं पे इकट्ठा करके रख दूंगा। जो कर रहे हैं सबके जग जाहिर है, सबके सामने पता है। मतलब आज की डेट में अगर उत्तराखंड प्रदेश के मंत्रियों की संपत्ति की जांच कर लो तो मुझे नहीं लगता कि जेल से बाहर आएंगे, ये जिंदगी भर जेल में रहेंगे। लेकिन ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, बस अंधेर नगरी में जी रहे हैं। हाँ, शीर्ष नेतृत्व पे हमें आज भी विश्वास है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अगर जो मैंने आपको बात बताई है, इन बातों को अगर उनके सामने रख दिया जाए, मैं कहता हूँ कि एक दिन में वो डिसीजन करेंगे, इस प्रदेश से इतना प्यार करते हैं और इस प्रदेश ने उनको दिया भी है।
जब जब यहाँ पे वो आए हैं, इस प्रदेश ने दिया है, 5 की 5 संसदीय सीट उनको दे दी, विधानसभा उनको दे दी, उनके नाम से यहाँ पे सरकारें चल रही हैं, उनके नाम से मैं ये जो प्रधान बनने लायक के नहीं थे आज मंत्री बन के घूम रहे हैं, उनके नाम से, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से घूम रहे हैं। तो लेकिन उनके पास अब इतना बड़ा देश है, हमारी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात को उनको पहुंचाने के लिए तो कोई नेता चाहिए, सही बात है। कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। अगर ये प्लेटफॉर्म उन तक पहुंच जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि 1.25 करोड़ जनसंख्या उत्तराखंड प्रदेश की है, इस प्रदेश को हकीकत में देवतुल्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है सर कि जो बात है जनता की असल में, जो मांग है जनता की असल में, वो शीर्ष पर पहुंच पाए। हाँ। अगर शीर्ष के नेताओं तक वो बात ही नहीं पहुंचेगी तो वो कार्यवाही किस चीज पर करेंगे, काम किस चीज पर करेंगे। और इसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि क्षेत्रीय दल, क्षेत्र के दल उस शीर्ष तक पहुंच पाए। सर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, क्षेत्र की अगर बातें जाननी है, क्षेत्र के अगर मुद्दे जानने हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम क्षेत्र के दलों से जुड़े। ऐसे ही और चेहरों को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप ITG टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ITG टॉक्स। धन्यवाद।